हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। और आज हम एक नए वीडियो के साथ, जिसमें ये आपका जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर्स में आपने हेरिडिटी या एवोल्यूशन, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा था, जेनेटिक्स जो चल रहा था, उसमें आपने बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग कर ली थी। कुछ आपको टर्मिनोलॉजी था वो मैंने क्लियर कर दिया था कि टर्मिनोलॉजी जैसे क्रोमोसोम, जीन क्या होता है, एलिल क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव। ठीक, यहाँ आपका क्लियर हो गया। अब आपका 3rd पार्ट है। अब इसमें से एक छोटा सा टॉपिक है जो शायद किसी बुक में या एनसीईआरटी ने इसको मेंशन किया है, बहुत कम ही है कि इसको एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। एक है आपका जीनोम क्या होता है और एक आपका है जीन क्या होता है। ठीक है, कि जीनोम और जीन क्या होता है। देखो, जीनोम क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट एन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम विच इनहेरिट वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। क्या कह रहा है कि किसी एक क्रोमोसोम में जितने नंबर ऑफ जीन होते हैं, वो जो एक पेरेंट्स से उसके आने वाली जनरेशन में जो पास हो रहा है, उसी को हम जीनोम बोलते हैं। मतलब कि क्या बोल रहा है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे होते तो जोड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हैप्लॉइड सेट पे जो उसके टोटल नंबर, अब जैसे एक क्रोमोसोम पर हो सकता हो एक जीन हो, एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा भी जीन हो सकते हैं। तो ये कंफर्म नहीं है कि एक क्रोमोसोम पर आपके कितने जीन पाए जाएंगे। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन होंगे, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंटेड हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। भाई ये एक ही सेट है ना, इसका क्रोमोसोम हमेशा पेयर में लिखा जाता है, जैसा कल बताया था, और ये आपका हैप्लॉइड सेट है। तो टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंटेड हैप्लॉइड, इस हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम पर कितने जीन प्रेजेंट हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। अब बताया गया ही था आपको कि जीन ही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट किए जाते हैं। ठीक, तो जीनोम जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल का होता है। जैसे आप किसी एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का निकालते हैं तो उसको बोलते हैं जीनोम। जीन पूल क्या होता है, जीनोम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जीन पूल का मतलब होता है जैसे आप जो किसी पॉपुलेशन का कैरेक्टर, उसके जीन्स की स्टडी एक साथ जब करते हैं तो उनको हम बोलते हैं जीन पूल। तो ये पॉपुलेशन का होता है। ठीक है, जैसे एक इंडिविजुअल के हैप्लॉइड सेट की अगर स्टडी करनी हो कि उस पर कितना कैरेक्टर, कितना जीन एक से उसके पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में जा रहा है एक इंडिविजुअल का, तो उसके लिए हम जीनोम करते हैं। लेकिन अगर जब जीन पूल की बात आती है तो हम पूरा वही चीज पूरे पॉपुलेशन के लिए स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अगर समझे हो तो कोई बात नहीं, वैसे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट था नहीं, तो मुझे लगा बता देना चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा था, सो मैंने बता दिया। ठीक, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद 2 और एक टॉपिक आते हैं, एक आता है इमैस्कुलेशन और एक आता है बैगिंग। ये 2 टर्म है। बाकी आपके में आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और काफी कुछ लिखा था, तो उसको बताने के लिए हमको मेंडल का इनहेरिटेंस शुरू करना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसके पहले 2 और आपके टॉपिक थे। एक था आपका इमैस्कुलेशन और एक है आपका बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई प्लांट है और इस प्लांट पर ये जो हिस्सा है आपका, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है किसी भी प्लांट से उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप कट कर दीजिए। मतलब कोई ऐसा प्लांट या कोई ऐसा फ्लावर जिसमें उसका मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर हो। क्या बोला, कोई ऐसा प्लांट या फ्लावर जिसका मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर हो। अब उसमें से अगर आपने उसके मेल वाले पार्ट को कट करके अलग कर दिया तो इस पोर्शन को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ अ मेल पार्ट फ्रॉम अ फ्लावर और अ प्लांट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ठीक, और इमैस्कुलेशन करने के बाद उस जगह पर आप बैगिंग का मतलब होता है कॉटन का या कॉटन के क्लोथ से आप उसको ऐसे वाइंड अप कर दीजिए। ठीक है, वो पोर्शन कट कर दीजिए और उस जगह पर आप कॉटन का कपड़ा या कोई भी ऐसा पेपर यूज करिए जो एयर को अंदर बाहर आ जाने की इजाजत दे देता हो। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्रॉम अ फ्लावर और प्लांट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। और किसी भी कॉटन क्लोथ को उस पर लगा देना, वापस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगा देना कि और कोई रिप्रोडक्शन ना हो पाए, पॉलिनेशन ना हो पाए, उसको हम बैगिंग बोलते हैं। सिंपली सी बात है, मान लीजिए ये पेन है,
कैप इसका क्या है, कैप इसका आप इमेजिन करिए कि कैप इसका मेल रोटेटिव सिस्टम है, ठीक। तो मैंने क्या किया कि इसमें से मेल वाला हटा दिया, और जब हटा दिया तो ये पार्ट खुल गया। अब इस खुले हुए पार्ट पर क्योंकि जैसे मार्कर खुल गया तो एसी इंक सूख जाएगी, लेकिन अगर हम इसके ऊपर ऐसे कुछ लगा दें, इसको पैक कर दे, तो इसको बोलते हैं बैगिंग। तो आप जो मेल काटेंगे तो जो उसका रेस्ट पोर्शन बचेगा उस पर आप कॉटन का क्लॉथ लगा चढ़ा दीजिए उसके ऊपर, इसी प्रोसेस को हम बैगिंग बोलते हैं, ठीक। तो आई होप ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉटन का बैग या कॉटन के क्लॉथ ही क्यों यूज किए जाते हैं, तो इसका सिंपल सा रीजन है फॉर बेटर एरेशन। हवा अंदर बाहर होती रहे, क्योंकि एयर अंदर बाहर होगा तो वो लिविंग है ना, लिविंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए चाहिए होगा, तो अगर हवा अंदर बाहर होती रहेगी, प्रॉपर एयर का सप्लाई होता रहेगा, तो आपका जो भी प्रोसेस होगा वो अच्छे से होगा और आपका प्लांट या फ्लावर डेड नहीं होगा, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब इसमें कुछ टॉपिक्स बचे हैं, तो उसको शुरू करने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब देखो मेंडेलियन इनहेरिटेंस सीधे नहीं स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सीधे पढ़ा दिया जाता है, कुछ कोचिंगों में स्कूलों में सीधे पढ़ाया जाता है, बट मेंडेलियन इनहेरिटेंस सीधे नहीं स्टार्ट होता है। देखो मेंडल से पहले भी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। आपको सवाल याद है जो पहले वीडियो में मैंने पहले लेक्चर में आपसे सवाल पूछा था कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, तो आपसे मैंने ये कहा था कि ये सवाल किया था कि जो भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे इंसान का बच्चा इंसान की तरह, लॉयन का बच्चा उसकी तरह, कुत्ते का बच्चा उसकी तरह, बिल्ली का बच्चा उसी की तरह, तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब उसके माता पिता से कुछ कैरेक्टर उसके बच्चे में गए होंगे जो उनको उन्हीं की तरह बनाने के लिए फोर्स कर रहा होगा। तो यही सवाल था कि कौन माता पिता से, पेरेंट्स से ऑफिसर में कैरेक्टर ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है और जा कौन रहा है, यही प्रूव करना था। तो इस सवाल को जवाब देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत लोगों ने थ्योरी प्रपोज की, लेकिन किसी की सक्सेसफुल नहीं हुई थी। अब मेंडल की जो थ्योरी थी, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया और वो सक्सेसफुल हुई थी, तो आगे कैसी हुई थी वो हम बताएंगे। तो मेंडल से पहले भी घटनाएं, दो थ्योरी आई थी, तो जो मेंडल से पहले की घटना है उसको बोलते हैं प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस। देखो बायो में कभी भी अगर प्री लगता है तो प्री का मतलब होता है पी से होता है पहले, मतलब कि किसी भी चीज के बायो में अगर प्री लग जाता है तो उसका मतलब होता है पहले की घटना, और अगर बायो में कहीं भी अगर पोस्ट लगता है तो इसका मतलब होता है बाद की घटना, ठीक है। जिन लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा वहां आपको पढ़ाया गया होगा प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना और फर्टिलाइजेशन से बाद की घटना, ठीक। तो ऐसे ही मेंडल का जो इनहेरिटेंस था तो वो हो गया आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस। मेंडल से पहले का घटना प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस, और मेंडल के लॉ में भी कुछ कमी रही होगी तो वो आपका पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने तो नहीं लिखा है बट हम बता दे रहे हैं कि प्री मेंडेलियन इनहेरिटेंस में दो टॉपिक्स आई थी, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस और थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म थ्योरी, ठीक। तो मेंडल से पहले ये दोनों थ्योरी आई थी, दोनों थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट ये अनफॉर्चुनेटली दोनों थ्योरी आपकी फेल हो गई थी, ठीक। चलिए तो पहली थ्योरी कहती क्या है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस आपकी बोलती क्या है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस आपसे ये बोलती है, उन्होंने इसमें ये बताया था या ये बताया गया था कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है, लिविंग की जो बॉडी होती है, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव तैयार करती है, ठीक है। क्या करती है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कंपटीशन होता है तो स्कूल की तरफ से हम किसी एक बच्चे को इस कंपटीशन के लिए भेजते हैं जो पूरे स्कूल को आगे चल के लीड करता है, बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंडिया की तरफ से अगर कोई बाहर खेलने जाएगा तो बोलते हैं ना कि वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करने गया बाहर। तो वैसे ही पैनजेनेसिस वाली थ्योरी में ये बोला गया था कि जो बॉडी होती है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बनाती है, ठीक। अच्छा, वो जो रिप्रेजेंटेटिव आपकी बनाती है वो उन्होंने उसको नाम दिया था जेम्यूल या पैनजीन, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंटेटिव यहां बन के तैयार होता है इसको बोलते हैं जेम्यूल, या इसी को बोलते हैं हम पैनजीन, ठीक है। जेम्यूल या पैनजीन बोलते हैं। अब ये आपका जेम्यूल और पैनजीन क्या होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा आपके सीमेन में मिक्स हो जाता है, ठीक है। ये जेम्यूल और आपका पैनजीन क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेशन
ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये सीमेन में मिक्स हो जाता है और सीमेन में मिक्स होने के बाद यही आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर मतलब देखो, सोचो पेरेंट्स की जो बॉडी थी, उस पेरेंट्स की बॉडी ने एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया जिसको जेम्यूल और पैंजीन किया, और इसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, वो जेम्यूल और पैंजीन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू उनके सीमेन में गया और उनके सीमेन से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक, तो ये था पैंजेनेसिस। अब इसमें गलतियां क्या हैं? सीमेन मेल होता है भाई, आपको बताया गया होगा रिप्रोडक्शन में कि जब आपके स्पर्म से जब कुछ फ्लूइड सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, अब जिन्होंने पढ़ा है उनको क्लियर होगा, जो नहीं पढ़ा है वो अभी जान लीजिए, आगे आपको पढ़ाया जाएगा या पढ़ाएंगे हम, कि स्पर्म में जब सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड जब एंटर हो जाता है और आपका सीमेन इन दोनों के फ्लूइड से घिर जाता है, स्पर्म जब इनके फ्लूइड से घिर जाता है तो अब उसका नाम स्पर्म नहीं रहता, उसका नाम सीमेन हो जाता है। मतलब बेसिकली सीमेन क्या है? मेल का रिप्रेजेंटेटिव है ये। तो इन्होंने कहा कि बॉडी एक रिप्रेजेंटेटिव तैयार करती है जिसको हम जेम्यूल और पैंजीन बोलते हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सीमेन के अंदर जाएगा, सीमेन होता है स्पर्म, तो स्पर्म के थ्रू वो ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा। तो इसमें फीमेल का रोल कैसे आया? मतलब बच्चे के अंदर फीमेल का कैरेक्टर तब कैसे आएगा? ये तो इनके हिसाब से सिर्फ मेल का ही कैरेक्टर आया, फीमेल का तो कैरेक्टर आया नहीं इनके हिसाब से। तो यही कुछ सवाल थी जिसकी वजह से इस थ्योरी को आगे चल के रिजेक्ट कर दिया गया कि आपके हिसाब से सिर्फ मेल का ही कैरेक्टर आएगा, फीमेल का कैरेक्टर इसमें कहां है? तो फीमेल का कैरेक्टर एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, इसीलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, तो ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। अब नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म। तो जर्मप्लाज्म थ्योरी आपसे क्या बोलती है? जर्मप्लाज्म थ्योरी वाइसमैन ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि जो आपकी बॉडी होती है वो दो तरीके का सेल बनाती है। ठीक है, एक होता है सोमैटोब्लास्ट सेल और एक होता है जर्मप्लाज्म। ठीक है, वाइसमैन ने क्या बोला कि आपकी जो बॉडी है वो दो तरीके की सेल बनाती है, एक है आपका सोमैटोब्लास्ट सेल और एक है आपका जर्मप्लाज्म। अब सोमैटोब्लास्ट सेल क्या करती है? वो आपके बॉडी को बनाती है, मेक द होल बॉडी, वो आपकी पूरी बॉडी को बनाती है, जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट में पार्ट लेती है और फिर एक वक्त के बाद वो डेड हो जाती है। मतलब सोमैटोब्लास्ट का मतलब क्या है? पूरी बॉडी को बनाएगी, पूरी बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट करा देगी और वो फिर एक टाइम के बाद सेल डेड हो जाएगी। ठीक, तो ये तो बॉडी का ग्रोथ हो गया। अब जर्मप्लाज्म क्या बोलती है कि जर्मप्लाज्म जो होता है वो इमोर्टल होता है, ये कभी डेड नहीं होती है और ये जो लाइफ होती है उसको कंटिन्यू रखती है। ये जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसको ये कंटिन्यू रखती है। ठीक, अब इन्होंने कहा था कि जर्म सेल के पास एक जेनेटिक यूनिट होती है, जर्म सेल के पास एक जेनेटिक यूनिट होती है और उस जेनेटिक यूनिट का नाम था डिटरमिनेंट्स। ठीक है, उस जर्म सेल का जो यूनिट है वो है आपका डिटरमिनेंट्स। तो उन्होंने जो जर्म सेल की जेनेटिक यूनिट थी कि पूरे जर्म सेल आपकी पूरी बॉडी को जो बनाएगा उसको उन्होंने नाम दिया था डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो वाइसमैन ने दो बातें बोली। क्या बोली कि आपकी जो पूरी बॉडी होती है वो दो तरीके की सेल से बनती है, सोमैटोब्लास्ट और जर्मप्लाज्म। सोमैटोब्लास्ट सेल पूरी बॉडी को बनाती है, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करती है और एक वक्त के बाद डेड हो जाती है। ठीक, जर्मप्लाज्म इमोर्टल होती है, इम्यूनिटी का लाइफ को कंटिन्यू रखती है, मतलब कि जनरेशन टू वन जनरेशन टू अदर कैरेक्टर को भेजती है। और यहां जो इसका जेनेटिक यूनिट होता है वो होता है डिटरमिनेंट्स। ये आगे चल के यही जो आगे चल के जीन का नाम हुआ था, जीन नाम पड़ा था कि जीन जाता है, मतलब जीन्स में जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन पाया जाता है वो जीन ट्रांसफर होता है किसी कैरेक्टर के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को इन लोगों ने नाम दिया था डिटरमिनेंट्स। उतना क्योंकि क्लियर नहीं था तो ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बॉडी में दो तरीके की सेल, बॉडी में जो भी सेल होंगी वो एक ही तरीके की पाई जाएगी, अलग अलग सेल नहीं पाई जाती है। तो ये थ्योरी भी आपके आगे चल के रिजेक्ट कर दी गई थी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बॉडी में दो तरीके की सेल पाई जाए, एक पूरा ग्रोथ करे और फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाए। अगर वो सेल डेथ हो जाएगी तो पूरी बॉडी डेथ हो जाएगी, तो फिर जर्मप्लाज्म का इमोर्टल रहने का कोई फायदा नहीं है। तो इन शॉर्ट ये थ्योरी भी आपकी गलत साबित हो गई थी और ये भी आगे रिजेक्ट हो गई। जो सवाल था उस भी अभी भी
सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। ठीक, तो अब उसके बाद एंट्री होती है मेंडल की। तो मेंडल के इनहेरिटेंस में क्या पढ़ना है, आज थोड़ा सा एक इंट्रो रहेगा, आप देख लीजिए कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में मेंडल ने क्या किया, कैसे किया, एक जनरल इंट्रो देंगे आपको सिर्फ, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला है आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस। चलिए तो अब है आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस। कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या है, मेंडल ने क्या किया, कैसे सवाल का जवाब खोजा। तो अब है आपका मेंडेलियन। देखो मेंडल के इनहेरिटेंस में हुआ क्या, एक्चुअली यही सवाल का जवाब था कि कैसे हम पता करें कि पेरेंट्स से कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं। अब ये तो लिविंग में ही किसी होगा, किसी लिविंग से ही लिविंग में कैरेक्टर जाएगा। तो सवाल था कि बिना एक्सपेरिमेंट किए इस सवाल का जवाब तो मिलेगा नहीं, और किसी लिविंग पर एक्सपेरिमेंट करना, भाई ह्यूमन पे तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हो क्योंकि ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करना है बैन। आप ह्यूमन किसी भी ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल माना जाता है। अब जानवरों में भी आप एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट या वो जानवर आपके लायक होना चाहिए, आपके बोल सकते हो कि वो रिजल्ट आपको प्रॉपर दे देना चाहिए। बट ऐसा बहुत कम है कि कौन सा जानवर आपको रिजल्ट देगा या नहीं देगा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो मेंडल क्या है, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 1856 में स्टार्ट किया गार्डन पी प्लांट पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू बोर्ड कि कौन से ईयर में उन्होंने स्टार्ट किया था। 1856 में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था और उनको 7 साल लगे थे पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने में। उनको 7 साल का समय लगा था। 7 साल अगर बोला जाए 1856, 56 और 4 60 और 63, यानी 1863 में उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया था। ठीक है, तो 56 में शुरू किए थे, 7 साल लगा था, 1863 में उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया था। उन्होंने गार्डन पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब अगर आप पी का साइंटिफिक नेम जानते हो तो अच्छी बात है। तो पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। ठीक, पी कैपिटल रहेगा, एस स्मॉल रहेगा। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है वो मैंने पिछली वीडियो बताया था, कितनी होती है, 14 होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोर्ड के लिए कौन से ईयर में हुआ था। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पर किया था, पी प्लांट पर। उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, कहां पे उन्होंने किया था, तो वो जहां रहते थे उस गार्डन का नाम था मॉन्स्ट्री गार्डन, और ब्रून एक उनकी जगह का नाम था। ठीक है, जहां वो रहते थे वो सिटी या रहा होगा, उस पर्टिकुलर एरिया का नाम रहा होगा ब्रून, और वहां जो गार्डन का नाम था वो था मॉन्स्ट्री गार्डन। तो ये मेरे को नहीं लगता कि पूछा जाएगा, लेकिन फैक्ट है तो याद रखिए कि मॉन्स्ट्री गार्डन और ब्रून में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। मटर के पौधे पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस क्वेश्चंस का जवाब इन्होंने दे दिया। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि मेंडल ने सिर्फ मटर के पौधा ही क्यों चुना, बहुत सारे प्लांट हैं और क्यों नहीं चुना, मटर का पौधा ही क्यों चुना। तो इसके पीछे भी कारण है कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना। सबसे पहला, मटर का पौधा स्मॉल होता है, इजी टू ग्रो होता है, इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल आपको एक साथ मिल जाएगा। वो फ्लावर, एक ही फ्लावर पर अगर मेल भी है और उसी फ्लावर पर अगर आपका फीमेल फ्लावर भी है, दोनों फ्लावर अगर एक ही प्लांट पे है, एक ही फ्लावर में है, तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। मटर आपका सेल्फिंग और क्रॉसिंग दोनों कर सकता है, तो ये भी आपको क्लियर नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा, बट याद रखिएगा कि मटर आपका सेल्फिंग और क्रॉसिंग दोनों फेनोमेना को दे सकता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है मटर के पौधे की, 3-4 महीने की लाइफ स्पैन होती है। ठंडी में किया जाता है, नवंबर दिसंबर फरवरी तक समझ लो, ऑलमोस्ट इसकी लाइफ स्पैन 3-4 महीने की होती है। 3-4 महीने के अंदर आप अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक, और बाकी कंट्रास्टिंग क्रेट, सबसे ज्यादा भिन्न तरीके के जो गुण होते हैं वो ये दिखाता था। तो यही कुछ रीजन थे कि मेंडल ने, इसीलिए ये बोर्ड का सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली आपके बोर्ड में पूछा जाएगा कि मेंडल ने मटर के पौधा ही क्यों चुना। स्मॉल होता है, इजी टू ग्रो होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होती है, सेल्फिंग और क्रॉसिंग फेनोमेना को दे सकता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सबसे ज्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में मटर का पौधा शो करता है। ठीक, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे बन सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें, जैसे स्मॉल होता है, इजी टू ग्रो होता है, बाइसेक्सुअल बता दिया कि मेल और फीमेल होता है, सेल्फिंग और क्रॉसिंग भी आपको आगे बता देंगे, शॉर्ट लाइफ स्पैन 3-4 महीने की होती है। अब सवाल ये आता है लास्ट वाला कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बोला गया कि सबसे ज्यादा ये शो करता है।
मटर का पौधा सबसे ज्यादा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपका शो करता है। तो वो कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं मटर के द्वारा जो शो किए जाते हैं वो आपको इस वीडियो में पढ़ना है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बाकी की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो चलिए एक बार आप ये देख लीजिए कि जो कंट्रास्टिंग 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट है वो आपको याद कर लेने हैं, उनके डोमिनेंट, उनके रेसेसिव आपको अच्छे से सब याद कर लेने हैं। ये आपका 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है जो मटर का पौधा शो करता है, इसीलिए मेंडल ने इसको चुना था। ठीक है, तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये 7 आपके कैरेक्टर हो गए। कौन कौन से हो गए? स्टेम हाइट, अच्छा इसको देखो याद कैसे करना है। स्टेम हाइट याद हो जाएगी, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, इन दोनों को आप एक साथ याद करिए। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड शेप, सीड कलर, इन दोनों को एक साथ करिए, और पॉट शेप, पॉट कलर, इनको एक साथ याद करिए। स्टेम हाइट, मटर के पौधे की हाइट कितनी ऊपर नीचे है। फ्लावर कलर पता है। फ्लावर पोजीशन का मतलब है कि फ्लावर आपका एकदम जैसे ब्रांच निकलने स्टार्ट होती है तो एकदम उसके टर्मिनल पे ही निकल गया है कि बीच बीच में से फ्लावर निकलना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जैसे ये आपका ब्रांच है, अब जैसे यहाँ है तो फ्लावर यहाँ निकल जाए, फिर ब्रांच आगे बढ़ के फ्लावर फिर निकल जाए, या आपके यहीं एकदम फ्लावर उसके एकदम टर्मिनल पोर्शन पे ही निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लावर पोजीशन। बाकी हो गया सीड शेप, सीड कलर, पॉट का मतलब होता है जो छिलका आप लेते हैं ना, मटर का जो छिलका होता है उसी को बोलते हैं पॉट शेप और पॉट कलर। अब देखो कैरेक्टर में उसमें डोमिनेंट और रेसेसिव होता है। डोमिनेंट मैंने पिछली वीडियो बताया था कि जो अपना कैरेक्टर हर हाल में एक्सप्रेस करेगा, किसी भी कंडीशन में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको हम डोमिनेंट बोलते थे, उसको किसी के ऊपर रोक नहीं होता था। लेकिन रेसेसिव का मतलब अपना कैरेक्टर हर बार वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, डोमिनेंट वाला अगर प्रेजेंट है तो रेसेसिव अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो अगर आप स्टेम हाइट लेते हैं तो स्टेम हाइट में जो आपका डोमिनेंट वाला है, स्टेम हाइट में डोमिनेंट वाला है टॉल, रेसेसिव है उसका डॉर्फ। फ्लावर कलर डोमिनेंट है रेड और रेसेसिव है उसका व्हाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल, टर्मिनल। सीड शेप राउंड, रिंकल्ड। सीड कलर येलो, ग्रीन। पॉट शेप इनफ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉट शेप ग्रीन, येलो। ये आपको एज इट इज पूरा चार्ट याद होना चाहिए। बोर्ड में पूछा जाएगा गिव द ब्रीफ या स्केच द डायग्राम ऑफ अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक स्केच डायग्राम बनाइए, तो वो सीधे आपसे पूरा ऐसे बनाना रहेगा। ठीक, अब इसमें एक इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसका मतलब उसके अंदर टॉल वाला जीन होगा। ठीक है, सुनो, अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसके अंदर टॉल वाला जीन होगा। जीन किस पर पाया जाता है? क्रोमोसोम पर। और क्रोमोसोम हमेशा कैसा लिखा जाता है? पेयर के फॉर्म में। ठीक, यानी अगर आप इसको जब एक्सपेरिमेंट के दौरान लिखेंगे तो आप उसको हमेशा पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हालांकि यहां अभी आप एज ए रिप्रेजेंट करिए इसको कैपिटल टी, डोमिनेंट वाले को उसके पहले लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल आर, कैपिटल ए, यहां आपका हो गया कैपिटल आर, यहां हो गया कैपिटल वाई, यहां हो गया आपका कैपिटल आई, सॉरी वाई था, और ये हो गया क्या? कैपिटल जी। और रेसेसिव का उसी का स्मॉल, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी, व्हाइट के लिए स्मॉल आर, टर्मिनल के लिए स्मॉल ए, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, और येलो के लिए स्मॉल वाई, इन्फ्लेटेड के लिए स्मॉल सी, सॉरी स्मॉल आई, और ग्रीन के लिए स्मॉल जी। ठीक, तो जो भी आप डोमिनेंट लेंगे उन्हीं का आपका स्मॉल लेटर में उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आप देखो इसमें कुछ लेटर रिपीट हो रहे हैं तो उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस ये याद रखिएगा कि आप उस कैरेक्टर के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जरूरी नहीं है टॉल के लिए कैपिटल टी माना तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप कैपिटल टी मानेंगे। आप टॉल के लिए मान लीजिए कैपिटल एक्स, या आप टॉल के लिए मान लीजिए एम, तो आप वहां शो कर दीजिएगा कि टॉल के लिए हम कैपिटल एम मान रहे हैं, तो उसके डॉर्फ के लिए स्मॉल एम हो जाएगा। तो ऐसा लिखा नहीं कि आप, लेकिन एक किताब वाले लिखते हैं यही, तो आपको भी यही लिखना है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आप चाहे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक, तो अब अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे देखो ये डॉर्फ है, तो डॉर्फ होने का मतलब क्या हुआ होगा कि इसके अंदर डॉर्फ वाला जीन रहा होगा। जीन क्रोमोसोम पर होता है और क्रोमोसोम हमेशा जोड़े के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर इसी में मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई टॉल प्लांट है, तो कोई टॉल प्लांट है तो इसका मतलब कि उसके अंदर
क्रोमोसोम हमेशा पेयर के फॉर्म में लिखा जाता है, तो या तो हो सकता हो उसका अंदर जीन कैपिटल टी हो, तो भी ये प्लांट आपका क्या बनेगा, टॉल ही बनेगा। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी इसमें और नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी आपका क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट आपका कैरेक्टर हर हाल में रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, मतलब ये प्लांट भी आपका कैसा हो जाएगा, टॉल ही हो जाएगा, ठीक। जबकि कि आपका रेसेसिव वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है वहां पे, ठीक। तो पहले आप तो चार्ट याद कर लीजिए, बाकी आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इनमें से आप क्रोमोसोम को लिखेंगे तो हमेशा पेयर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। अब इसमें एक चीजें और है, इसमें मैं आपको समझा दूं, जैसे ये टॉल और डॉर्फ वाला थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आज की क्लास बंद करते हैं। अच्छा, जैसे मान लो टीचर ने आपसे कहा कि बेटा टॉल प्लांट है, तो ये प्लांट टॉल है, और एक बोला कि बेटा आपका डॉर्फ है। तो अच्छा, ये तुम जो टॉल बताए हो तुमने प्लांट को देख के बताया है ना। अच्छा, जब प्लांट को देख के बताते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका फिनोटाइप बोलते हैं। ये प्लांट आपका डॉर्फ है, डॉर्फ होने का मतलब कि हमने देख के बताया है, तो ये क्या है, फिनोटाइप। हमने फिनोटाइप देख के बता दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जरा दोनों प्लांट का जीनोटाइप बताओ, जीन क्या होगा। तो भैया टॉल है ना, रिप्रेजेंट करना है, तो टॉल को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं भाई। क्रोमोसोम होता है, जोड़े के फॉर्म में लिखना है, तो हमने मान लिया कि टॉल के लिए कैपिटल टी, और एक पॉसिबिलिटी क्या ये नहीं बन सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कौन सा वाला है होता है इसमें, डोमिनेंट वाला होता है, दूसरा कैपिटल भी डोमिनेंट है, तो दोनों डोमिनेंट है, तो आपका प्लांट कैसा बन जाएगा, आपका प्लांट टॉल बन जाएगा। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी चेक करो, कैपिटल टी डोमिनेंट वाला है, स्मॉल टी रेसेसिव वाला है। रेसेसिव अपना कैरेक्टर तब तक शो नहीं करता जब तक डोमिनेंट होता है, तो डोमिनेंट वाला है, मतलब ये प्लांट भी क्या बन जाएगा, टॉल भी बन जाएगा। तो देखो, टॉल प्लांट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। ऐसे जरा डॉर्फ आओ, तो डॉर्फ के लिए आपने क्या सिंबल यूज किया था, स्मॉल टी किया था, ठीक। इसका रेसेसिव जो आपने यूज किया था अभी पीछे देखो, स्मॉल टी किया था। अभी डॉर्फ रेसेसिव है, तो इसकी क्या सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल आएगा नहीं तो वो डोमिनेट कर जाएगा। अब एक बात देखो, कल मैंने आपको एक फिनोटाइप और जीनोटाइप में एक लाइन लिखवाई थी, एक लाइन समझाई थी कि किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का अगर फिनोटाइप सेम है तो जरूरी नहीं कि वो ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप भी सेम होगा, और अगर उनका जीनोटाइप सेम है तो डेफिनेटली उनका फिनोटाइप सेम ही होगा। भाई दोनों, ये आपके सोचिए ये कोई एक प्लांट रहा होगा, सोचिए ये कोई एक प्लांट रहा होगा ए, और ये कोई दूसरा प्लांट रहा होगा बी। हमने देखा, हमने कहा यार ये प्लांट तो टॉल है, मैंने ए वाले को देखा, मैंने बोला कि टॉल है, तुमने बी वाले को देखा, तुमने बोला मेरा वाला भी टॉल है, तो आपने हम दोनों के हिसाब से ए भी टॉल है, बी भी टॉल है, तो ये टॉल कौन सा कैरेक्टर होता है, फिनोटाइप। तो दोनों प्लांट का फिनोटाइप सेम है, लेकिन क्या दोनों प्लांट का जीनोटाइप देखो सेम है, नहीं है। यही मैंने कल समझाया था कि दो प्लांट का फिनोटाइप तो सेम हो सकता है, लेकिन दो प्लांट का जीनोटाइप सेम नहीं हो सकता है, ठीक। बाकी आपको याद होगा, दोनों सेम है तो उसको होमोजाइगस बोलेंगे, ये दोनों डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस, ये दोनों भी देखो सेम है तो ये होमोजाइगस हो गया, सॉरी, ठीक। अब जैसे आपसे किसी ने बोला कि बेटा जरा राउंड लिख के दिखाओ, तो राउंड कैसे लिखोगे, राउंड के लिए कैपिटल सिंबल क्या यूज किया गया है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर डोमिनेंट वाला होता है, और याद होगा कि एक होता है इसका जो रेसेसिव वाला होता है वो होता है रिंकल्ड, और इसको डिनोट करते हैं आप स्मॉल आर से। हमने कहा बेटा आपके पास राउंड सीड है, जरा इसका जीनोटाइप लिखो। तो राउंड सीड के लिए दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो, जब तक कैपिटल आर है आपका सीड क्या होगा, ये भी राउंड होगा, कैपिटल आर है इसमें तो ये भी आपका राउंड होगा, ठीक। और ये रेसेसिव वाला होता है, तो डोमिनेंट वाला अगर प्रेजेंट है तो रेसेसिव वाला अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा, ठीक। तो यहां तक रहने देते हैं। यहां तक आप ऑलरेडी जो आज बताएं, वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी, एक इंट्रो देना था आपको, तो यहां तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और स्टार्टिंग के भी 3 लेक्चर्स जो भी है, तीसरा लेक्चर है, स्टार्टिंग से अच्छे से तीनों लेक्चर को पढ़ लीजिएगा, यहां तक क्लियर रखिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ टर्म, कुछ उसके बाद मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे वो आपको धीरे धीरे स्टार्ट करवाने हैं, ठीक। तो पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।